गुड मॉर्निंग। बढ़ते हैं अपन आगे अभी लिपिड्स में। कोशिश करता हूँ कि आज लिपिड्स ख़त्म ही हो जाए। तो जैसा कि अपन ने देखा, अपन ने फैटी एसिड्स के अलग अलग प्रकार देखे। वो फैटी एसिड्स के जो नाम और वो सब मैंने बताया पढ़ाया, वो अपने को याद नहीं रखना है, वो नीट में नहीं आएगा। तो फिर क्यों पढ़ा अपन ने? देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाती है आगे आगे, जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं, अपन जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना। ठीक है। अभी अपन ने जो पढ़ा है फैटी एसिड्स के बारे में, मायरिस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड, है ना, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ये सब चीज़ें एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसे नाम वगैरह के साथ कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा एनसीईआरटी के, तो बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड द स्कोप हो गया वो। लेकिन ये सब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब अपन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें कई बार फैटी एसिड्स ये कंसेप्ट आएगी, कई बार फैट्स में से एनर्जी कैसे निकलती है ये कंसेप्ट आएगी, तो उस समय अपने को ये सब चीज़ें हेल्प करेगी। ठीक है। और दूसरी बात मैंने तुमको बताया है कि अपन बायोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। इवन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब बायोकेमिस्ट्री रहेगा, उसका काफ़ी सारा बायोकेमिस्ट्री तुमको इस कॉपी से पढ़ के हेल्प हो जाएगी। जब अपन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों में तुमको हेल्प होगी, इवन फर्स्ट ईयर में तक। ठीक है। तो अपन अच्छा खासा डिटेल में पढ़ रहे हैं। बाकी इसका चिंता मत करो कि बाप रे क्या डिफिकल्ट है, तो याद ही नहीं हो रहा। वो याद रखना भी नहीं। हाँ, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक अपन ने सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स देखे हैं। उसके अलावा एक वैक्सेस नाम की कंसेप्ट भी रहती है, वैक्स नाम की। वैक्स तुमने सुना है ना, मोमबत्ती में होता है। ठीक है। तो वैसा वैक्स, या फिर अपने कानों में रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, जिसको तुम कान का मैल समझते हो, वो एक्चुअली वैक्स होता है। वैसा ही लोटस के लीव्स पे होता है ना। एवरीवन नोज व्हाट इज वैक्स। तो वो वैक्स केमिकली क्या है, लेट अस सी दैट। तो वैक्स इज नथिंग बट a glyceride between a long chain monohydroxy alcohol with ग्लिसराइड। ग्लिसराइड तो पता ही है तुमको क्या है ना। ये मोनोग्लिसराइड रहेगा क्योंकि अल्कोहल जो है वो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं है, तो ट्राईग्लिसराइड नहीं रहेगा। विथ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स नहीं, फैटी एसिड एक ही रहेगा क्योंकि मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, एक ही ग्लिसराइड है ना, मोनोग्लिसराइड है। तो क्या रहेगा, CH3 CH2 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 OH। बराबर है। ये हो गया मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। एक ही OH है ना इसमें, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और ये है COOH, फैटी एसिड। ठीक है। क्या होने वाला है तुमको पता है अच्छे से। H2O रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और ये है वैक्स। बताइए तुमको क्या है, तो है ना। ये वैक्सेस कहाँ पर मिलेंगे अपने को, वेयर आर वैक्सेस फाउंड? तो एक तो ईयर वैक्स,
अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जिसको तुम कान का मैल समझते हो वो कान का मैल नहीं होता है, वो वैक्स रहता है। तुम्हारा जो कान का पर्दा रहता है जिसको अपन टिम्पैनम बोलते हैं या ईयर ड्रम, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस साउंड वेव्स से बचाने के लिए उसके अराउंड ईयर वैक्स जमा कर दिया जाता है ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। लिपिड होता है ना, लिपिड स्पॉन्जी रहता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है साउंड को, इसलिए ईयर वैक्स प्रेजेंट रहता है। फिर हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइटो मतलब प्लांट्स, तो हाइड्रोफाइट्स के लीव्स में रहेगा, जैसे लोटस के लीव्स में, वाटर में रहने वाले प्लांट्स के लीव्स में रहता है ताकि लीव्स गीली ना हो, वेट ना हो, उनके अंदर स्टोमेटा के थ्रू पानी अंदर ना घुस जाए, इसलिए उनको पानी में रह के भी गीला ना होने के लिए उसके ऊपर एक वैक्स का कोटिंग रहता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। फिर अपना बीज वैक्स, हनी बीज वैक्स रिलीज करती है जिससे वो छत्ता बनाती है अपना बी हाइव, वो वैक्स से बना हुआ होता है। ठीक है। वैक्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तुम देख सकते हो एक्चुअली एनर्जी जो रिलीज होती है ना, वो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में से होती है रिलीज, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है ना, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इधर भी बहुत सारे बॉन्ड्स है, इधर भी बहुत सारे बॉन्ड्स है। तो उसके कारण क्या होता है कि वैक्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर जैसे हनी बी का जो बी हाइव है, वो बी हाइव में से अपन हनी निकाल लेते हैं, उसका जो हाइव है वो बच जाता है। तो वो जो लोग रहते हैं जो बी हाइव हनी बी का छत्ता निकालने वाले लोग रहते हैं, इफ यू नो, आई डोंट नो वेदर यू नो इट, बट देयर आर सम पीपल, उनका काम ही वही होता है। एक्चुअली हनी बीज का कैसे रहता है कि हनी बीज की जो क्वीन बी होती है वो जब तक ऑर्डर नहीं देती तब तक कोई भी हनी बी काटती नहीं है, अटैक नहीं करती है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा हनी बी के छत्ते पे अटैक करते हैं और उनको वो क्वीन बी को आइडेंटिफाई करना आता है, दे कैन आइडेंटिफाई हर, और वो सीधा वो क्वीन बी को पकड़कर स्क्वीज कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो वो मर गई तो बाकी के बीज अटैक नहीं करते, फिर वो छत्ता अच्छे से रिमूव करते हैं, उसमें से हनी निकालते हैं। ठीक है। तो ऐसा वो हनी फिर बेचते वगैरह है। तो उसका जो बी हाइव जो है ना, वो बी हाइव को भी वो लोग खाते हैं। ठीक है। तो बी हाइव में इतनी एनर्जी रहती है कि ये वही लोग खा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मजदूर लोग। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, ऐसे अपने जैसे नॉर्मल लोग अगर बी हाइव खा लेंगे तो डेफिनेटली पेट खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी रहती है। तो एनर्जी के हिसाब से भी वैक्स एक चीज़ है। लेकिन इसको स्टोरेज लिपिड्स में पढ़ने का कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते, बाकी नॉट नेसेसरीली स्टोरेज लिपिड इसको बोल सकते हैं क्या, आई डोंट नो, मतलब नहीं बोलना चाहिए इसको स्टोरेज लिपिड, क्योंकि एक्सेस एनर्जी को अपन ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं लेकिन एक्सेस एनर्जी को अपन वैक्स के फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहे हैं। वैक्स का काम अपन जनरली ना इंसुलेशन, जैसे टिम्पैनम को बचाना, ठीक है, जैसे टिम्पैनम को बचाना, या फिर लोटस की लीफ को वेट होने से बचाना, तो अपन जनरली इंसुलेशन या प्रोटेक्शन के लिए वैक्स को यूज करते। तो आई अग्री दैट दीज आर नॉट मेम्ब्रेन लिपिड्स, बट दीज आर ऑल्सो नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टोरेज लिपिड्स। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टोरेज लिपिड्स नहीं है ये। एक्सेस एनर्जी को कोई वैक्स के फॉर्म में स्टोर नहीं करके रखता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन ने क्लासिफाई किया लिपिड्स को, तो अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट से, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। केमिकली अगर अपन इसको क्लासिफाई करने चले तो क्या होगा, अब वो स्टोरेज का है कि मेम्ब्रेन का है ये मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, अपने पास रहेंगे सिंपल लिपिड्स
अपने पास रहेंगे सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में कौन कौन आएंगे? तो सिंपल लिपिड्स में आएंगे ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस, ठीक है। फिर अपने पास रहेंगे, कहीं कहीं कंपाउंड बोला जाता है, कहीं कहीं पर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, कंपाउंड लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो इसमें कौन आएंगे? तो इसमें वो आएंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स आएंगे। मेम्ब्रेन लिपिड्स में कौन कौन थे? तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में थे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ग्लिसरोलिपिड्स, ठीक है, और क्या था? आर्कियल लिपिड्स, आर्कियल इथर लिपिड्स ऐसा लिखा था अपन ने, ठीक है। और इसके अलावा रहेगा तीसरी चीज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोफोबिक है और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन के लिए अपन शुरुआत किसी लिपिड से करते हैं, लेकिन तुमको इसमें ना फैटी एसिड्स मिलेंगे ना ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आएंगे स्टेरॉइड्स, ठीक है, फिर टर्पिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स मतलब कैरोटीन, कैरोटीन सुना होगा तुमने, कैरेट का नाम कैरोटीन से पढ़ा या फिर कैरोटीन का नाम कैरेट से पढ़ा, ऐसा कुछ तो भी है, जो भी है वाइस वर्सा। वो कैरोटीन एक पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल रहता है ना, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वैसे कैरोटीन भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो कैरोटीन एक प्रकार हो गया कैरोटिनॉइड का, और भी अलग अलग प्रकार के कैरोटिनॉइड्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से टर्पिनॉइड्स कैरोटिनॉइड्स का तो कुछ नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड्स का थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। तो अपन ने सिंपल लिपिड्स में अभी सिंपल लिपिड्स में अपन ने ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सेस देख लिया है। अभी अपने को कंपाउंड लिपिड्स में ये सब देखना है, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोलिपिड्स, और ग्लिसरोलिपिड्स वगैरह तो मैं पढ़ाने भी नहीं वाला। अरे सॉरी, ग्लिसरो नहीं है, ग्लाइको, ठीक है। मेनली अपन पढ़ने वाले फॉस्फोलिपिड्स, मेनली अपन पढ़ने वाले फॉस्फोलिपिड्स, इसलिए मैंने इसका जो डिवीजन है वो तो किया भी नहीं, ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लिसरो नहीं, ग्लाइको, ठीक है। तो अभी अपन पहले बढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। अब फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स में दो प्रकार है। We have two types in phospholipids. जैसा कि अपन ने पहले दिन फ्लो चार्ट बना दिया था, फॉस्फोलिपिड्स में एक रहता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और एक रहता है स्पिंगोलिपिड्स, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या है कि ग्लिसरॉल है CH2O C डबल बॉन्ड O फैटी एसिड, CHO C डबल बॉन्ड O फैटी एसिड, वही ट्राइग्लिसराइड के समान। बस तीसरे कार्बन पे क्या रहता है? CH2O, अब C डबल बॉन्ड O फैटी एसिड रहना चाहिए, पर उसे ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। अपन ट्राइग्लिसराइड पढ़ रहे क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या रहता है? ये है फॉस्फोरिक एसिड, देखो, H3PO4, ठीक है। तो ये वाला OH निकल गया, इसका H निकल गया, और इस ऑक्सीजन ने किसको पकड़ के रखा है? फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस को। फिर इसका डबल बॉन्ड O एज इट इज है, OH एज इट इज है, और इधर वाला अगेन OH निकल जाएगा, सॉरी H निकल जाएगा, और ये पकड़ लेगा किसी R ग्रुप को, किसी R ग्रुप को। समझ में आ रहा है? ठीक है।
सेम चीज है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इसीलिए बोला गया क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल है वो एज इट इज है, ग्लिसरॉल को कुछ धक्का नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, और उसके ग्लिसरॉल के 2 कार्बन पे तो एज इट इज फैटी एसिड्स ही है, जैसा नॉर्मल सिंपल लिपिड्स में होता है वैसे, ट्राइग्लिसराइड्स में होता है वैसे, लेकिन तीसरे कार्बन पे सीधा सीधा फैटी एसिड न रहते हुए फॉस्फोरिक एसिड आ गया है, इनऑर्गेनिक एसिड आ गया है, और इस इनऑर्गेनिक एसिड को अटैच्ड है आर। ठीक है, अब ये आर क्या क्या हो सकता है, आर कैन बी, अगर आर रहा सेरीन, आर अगर सेरीन रहा, ठीक है, यहां पर अगर सेरीन अटैच हो गया, सेरीन पता है ना अमीनो एसिड, सेरीन का आर ग्रुप है CH2OH, ठीक है, सेरीन और थ्रियोनिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो अगर यहां पर सेरीन अटैच हो गया तो इस पूरे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, आर कैन बी सेरीन, देन द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड फॉस्फोटिडिल सेरीन, फिर उस मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे फॉस्फोटिडिल सेरीन। ठीक है, आर, अच्छा सेरीन में एल्कोहल है ना, CH2OH है वो, बराबर है। यहां पर मैंने पिछली बार जब तुमको ये बताया था तो बोला भी था कि यहां पर एल्कोहल रहेगा करके, मतलब वो जो अपन ने सबसे पहले दिन जो बनाया था, फ्लो चार्ट, ये देखो सबसे पहले दिन वाले फ्लो चार्ट पे अपन ने यहाँ पर एल्कोहल लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेरीन भी एल्कोहल ही है, बस मतलब अमीनो एसिड है वो, लेकिन उसके आर ग्रुप में अल्कोहल है ना, CH2OH है ना सेरीन। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है अपने को इसमें, तो सेरीन चलेगा, सेरीन को मैं अल्कोहल बोल सकता हूँ क्या, हाई वो अल्कोहल। तो उस केस में अपन इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलेंगे फॉस्फोटिडिल सेरीन, या फिर वो क्या रह सकता है, आर कैन बी इथेनॉल अमीन, आर कैन बी इथेनॉल अमीन। अगर आर इथेनॉल अमीन रहा तो अब उस मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, तो उस मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड फॉस्फोटिडिल इथेनॉल अमीन, फॉस्फोटिडिल इथेनॉल अमीन। ठीक है, अगर वो आर ग्रुप इनोसिटॉल रहा, इनोसिटॉल, देखो इनोसिटॉल में भी OL है, मतलब ये भी एल्कोहल है ना, अगर आर ग्रुप इनोसिटॉल रहा तो अपन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल। ठीक है, आर ग्रुप ये जो आर है, तीसरे CH2OH मतलब ग्लिसरॉल का जो तीसरा कार्बन है उस पे फैटी एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड लग गया है, और उस फॉस्फोरिक एसिड को अलग अलग आर ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, तो आर ग्रुप कौन से रह सकते हैं, तो एक तो सेरीन रह सकता है, या फिर इथेनॉलमीन रह सकता है, या फिर इनोसिटॉल रह सकता है, या फिर क्या रह सकता है, तो कोलिन रह सकता है, कोलिन। ठीक है, अगर कोलिन रहा आर ग्रुप है ना, आर कैन बी कोलिन, इन दैट केस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड फॉस्फोटिडिल कोलिन। यू आर नॉट रॉन्ग, बट फॉस्फोटिडिल कोलिन न बोलते हुए, मतलब फॉस्फोटिडिल कोलिन भी चलता है लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, दैट इज लेसिथिन, उसको बोलते हैं लेसिथिन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन चैप्टर में या इवन एनिमल किंगडम चैप्टर में तुमने लेसिथल ये टर्म सुना होगा कि रेप्टाइल्स के एग्स कैसे होते हैं, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, वो सब अपने को याद नहीं रखना है, अब ऑब्वियसली उसका टेंशन मतलब, लेकिन ये टर्म बच्चे पूछते हैं कि सर ये लेसिथल का मतलब क्या है, तो ये जो लेसिथिन है ना, लेसिथिन का एडजेक्टिव है लेसिथल। एग योक जो रहता है,
एग योक क्या रहता है, एग योक तो इवन मुर्गी के अंडे में भी, इवन क्या मुर्गी के अंडे में ही वाइट कलर का जो पोर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन बीच में एक येलो कलर का पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं एग योक। तो वो जो एग योक है ना उसमें ये वाला लिपिड रहता है लेसिथिन, इसलिए योक का एडजेक्टिव है लेसिथल। इसलिए योक का एडजेक्टिव है एग योक का YOLK योल्क, ठीक है, योल्क का एडजेक्टिव है लेसिथल। लेसिथल रिप्रेजेंट्स योक। तो माइक्रो लेसिथल है जिसमें बहुत ही कम योक रहेगा, मेगा लेसिथल है जिसमें ज्यादा योक रहेगा, मीजो लेसिथल मतलब उसमें मीडियम अमाउंट ऑफ योक रहेगा। तो कितना योक प्रेजेंट है एग में, इसके हिसाब से हम उसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल या मेगालेसिथल। मेगा मतलब ज्यादा, मीजो मतलब मीडियम, माइक्रो मतलब कम। समझ में आ रहा है? तो लेसिथिन अपने को अंडे में मिलेगा। अब ह्यूमन बींग्स में तो योक सैक की जरूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास प्लेसेंटा है, सीधा अम्बिलिकल कॉर्ड से ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिशन मिल जाता है, इसलिए उसमें योक नहीं रहता है। तो अपन एलेसिथल है। योक सैक रहता है ह्यूमन बीइंग में लेकिन उसमें योक नहीं रहता है, ऐसा ही कोई एक रैंडम सलाइन फ्लूइड रहता है, रियल योक नहीं रहता ह्यूमन बीइंग में। तो अपन लोग एलेसिथल है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। क्योंकि वैसे अपन क्लासिकली एग लेइंग एनिमल भी नहीं है ना, अपना काफ़ी इवोल्यूशन अलग हो चुका है। अपन प्लेसेंटा बना लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बना लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सीधा ग्रोइंग फीटस को फूड मिलता है। अच्छा, यही लेसिथिन को रसेल्स वाइपर यूज करता है। रसेल्स वाइपर नाम का एक बहुत एग्रेसिव स्नेक है इंडिया में जो पाया जाता है। मैक्सिमम डेथ्स इंडिया में रसेल वाइपर के कारण ही होती है। तो ये जो रसेल वाइपर है, ये रसेल वाइपर लेसिथिन को का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस यानी क्या पता है तुमको? तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता है और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जब वो उसका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को वो अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है रसेल वाइपर। तो दैट प्रोडक्ट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, इसलिए उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक वेनम। रसेल वाइपर का जो वेनम है वो हीमोलाइटिक है बोलते हैं। हीमो मतलब ब्लड, लाइटिक है टूटना, हीमोलाइटिक या हीमोटॉक्सिक, ठीक है। तो वो भी लेसिथिन का ही एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट रहता है। लेसिथिन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके वो अपना वेनम बनाता है रसेल वाइपर, ठीक है। ये लेसिथिन अपने को ब्रेन में भी मिलता है, ब्रेन में भी अपने को लेसिथिन मिलता है, ठीक है। लेसिथिन इज व्हाट? लेसिथिन इज नथिंग बट फॉस्फोटिडिल कोलिन। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या हो सकता है? फॉस्फोलिपिड्स में दो प्रकार है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्पिंगोलिपिड्स। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या रहता है? ग्लिसरो मतलब ग्लिसरॉल, नॉर्मल ग्लिसरॉल रहता है। पहले कार्बन पे नॉर्मल फैटी एसिड, दूसरे कार्बन पे नॉर्मल फैटी एसिड, पर तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड पे रुकता नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड किसी एक और चीज को भी अटैच रहता है। तो वो एक और चीज कैन बी सेरिन और इट कैन बी इथेनॉल अमीन और इट कैन बी इनोसिटॉल और इट कैन बी कोलिन। अगर वो कोलिन रहा तो फिर उस पूरे मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे लेसिथिन। फॉस्फोटिडिल कोलिन भी बोल सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन लेसिथिन करके वो ज़्यादा फेमस है। मैक्सिमम मोस्ट केसेस में उसको अपन जब अलग से नाम दिया है तो अपन वो नाम यूज करना प्रीफर करते हैं। मैक्सिमम लोग लेसिथिन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब स्पिंगोलिपिड्स। तो स्पिंगोलिपिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्पिंगोलिपिड्स? तो स्पिंगोलिपिड्स में अपन ने ग्लिसरो टर्म हटा के इधर स्पिंगो कर दिया है ना, तो इसमें स्पिंगोलिपिड्स में ग्लिसरो ही नहीं रहेगा। स्पिंगोलिपिड्स में एक अलग ही मॉलिक्यूल रहता है जिसका नाम है स्पिंगोसिन, ठीक है। स्पिंगोलिपिड्स, तो स्पिंगोलिपिड्स में एक अलग ही मॉलिक्यूल रहता है, उसका शेप उस मॉलिक्यूल का ऐसा रहता है, इन्वर्टेड एल के समान। इन्वर्टेड एल के समान जो मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बहुत ही ज्यादा बात हो जाएगी, उतनी अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसको बोलते हैं स्पिंगोसिन, ठीक है। ऐसा एल शेप का मॉलिक्यूल रहता है। इसको एक फैटी एसिड लगेगा
अरे यार वो सी डबल बॉन्ड वो बना लेना चाहिए था। गंदा सा बना रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच तो निकल गया, इसका इधर एक ओ एच रहेगा, उसका एच निकल जाएगा, वही वैसा ही ग्लिसराइड बॉन्ड बन जाएगा स्पिंगोलिपिड के साथ, और एक ही फैटी एसिड रहेगा। और उसके बाद अगेन फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड को लगा हुआ आर ग्रुप, सेम है जैसा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में वैसा ही है, बस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल रहेगा, यहाँ पर स्पिंगोसिन रहेगा। ग्लिसरॉल को एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड लगा रहेगा, और फिर तीसरा PO4 रहेगा, यहाँ पर एक फैटी एसिड और फिर डायरेक्टली PO4 रहेगा, ठीक है। PO4 को लगा रहेगा आर ग्रुप, PO4 को अटैच्ड रहेगा आर ग्रुप, इसको अपन बोलेंगे स्पिंगोसिन। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे स्पिंगोसिन, ठीक है। स्पिंगोलिपिड्स के बारे में अपने को बस ये स्पिंगोसिन रहता है, ग्लिसरॉल को रिप्लेस करता है, इतना ही बस याद रखना है। इसके अलावा स्पिंगोलिपिड्स में अपने को और क्या याद रखने का है, तो ये याद रखने का है कि दीज आर, वैसे तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी मेम्ब्रेन लिपिड्स है ही, स्पिंगोलिपिड्स भी पूरे तरीके से मेम्ब्रेन लिपिड्स है। ये स्पिंगोलिपिड्स अपने को कहाँ मिलेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे, ठीक है। उसमें से मेम्ब्रेन लिपिड्स तो है ही, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन न्यूरॉन्स, ऑन न्यूरॉन्स बोलना चाहिए वैसे, एज स्पिंगोमाइलिन। तुमने 10th में माइलिन शीथ पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अपन पढ़ेंगे माइलिन शीथ क्या रहता है। न्यूरॉन्स के ऊपर एक लिपिड्स का कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। तो वो जो माइलिन शीथ है वो लिपिड से बनी रहती है, एवरीवन नोज दैट, पर स्पेसिफिकली कौन सा लिपिड, तो स्पिंगोमाइलिन, मतलब वही स्पिंगोलिपिड, ठीक है। जो माइलिन के फॉर्म में न्यूरॉन्स के अराउंड मिलता है, वो वाले स्पिंगोलिपिड को अपन बोलते हैं स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। तो स्पिंगोमाइलिन इज नथिंग बट द माइलिन शीथ दैट यू स्टडी इन नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में जो अपन पढ़ते हैं वो वाला यही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं तुमको वो जो मेरी बुक है बायोकेमिस्ट्री की, उसमें से इसके बारे में कुछ फोटोज मैं आज वीडियो में नहीं अटैच करता हूँ, बिकॉज वो क्लियरली समझता नहीं है यूट्यूब पे। मैं तुमको उसके फोटोज भी कुछ भेज दूंगा अलग से, ठीक है। डिराइव लिपिड्स मैं अलग से पढ़ाऊंगा, डिराइव लिपिड्स आज नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इतना ही शायद हो सकता है कि तुमको कॉम्प्लेक्स लगे। वैसे नहीं है डिफिकल्ट, बट बायोकेमिस्ट्री पढ़ते वक्त, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते वक्त मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ, क्योंकि तुम 11th में पढ़ते हो ना, तुमको केमिस्ट्री तुम्हारा उतना हुआ नहीं रहता है, तो तुमको फालतू में डिफिकल्ट लग सकता है, जबकि है बहुत ईजी। तो आज अपन ने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, आज अपन ने आसान आसान चीज़ें ही देखी। अपन ने वैक्स देखा, वैक्स क्या रहता है, तो यह है पेज नंबर 1 आज का। ये एक नए प्रकार का अपन ने डिवीजन देखा जो अपने को 11th-12th में जनरली रहता है। ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं। हाँ, इस तरह मैंने गलती से ग्लिसरो लिख दिया था, ग्लाइको। इसमें फॉस्फोलिपिड्स में जैसे फॉस्फोरस रहता है, वैसे ग्लाइकोलिपिड्स में कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन पे, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर फॉस्फोलिपिड्स में अपन ने देखा कि फॉस्फोलिपिड्स के और 2 प्रकार है। एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जिसमें ग्लिसरॉल ही रहेगा और उसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड लगा रहेगा, और दूसरा है स्पिंगोलिपिड, है ना। स्पिंगोलिपिड में क्या रहेगा, स्पिंगोलिपिड में तीसरे कार्बन पे स्पिंगोलिपिड में ग्लिसरॉल की जगह स्पिंगोसिन रहेगा, और बाकी सब वैसा ही है, फॉस्फोरिक एसिड और फिर उसके ऊपर आर ग्रुप, वो सब वैसे रहेगा, बस ग्लिसरॉल इज रिप्लेस्ड बाय स्पिंगोसिन, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ रहा है। कल अपन देखेंगे डिराइव लिपिड्स। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल।